मेरे सभी दोस्तों को जय सिया राम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो इस वर्ष की नए सेशन 2024-25 की जो आपकी नई बुक आई है उसके हम यहाँ पर पाठ 1 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं से लेकर आपका जो अध्याय 5 है वर्ग और वर्गमूल, इनके दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी प्रश्न और उनके देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर इनके सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको पूरा फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या। तो आइए इस पाठ के हम यहाँ पर प्रश्न के हल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर सही उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, है ना। और दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए आप ए नंबर वाले को गोले को इस तरह आप भर देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए विकल्प के सही उत्तर में आपको देखिए गोले यहाँ पर भरते आना, जो भी ऑप्शन आपका सही हो। सेकंड क्वेश्चन है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला 4/6, है ना। देखिए समतुल्य यानी कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए 2/3 और 4/6 दोनों क्या है, समान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि हम इस 4/6 में 2 का भाग लगा तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसलिए क्या होगी, समतुल्य संख्याएं होगी। प्रश्न तीसरा है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो देखिए यहाँ पर मानक रूप यानी कि मूल रूप जिससे किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। दोस्तों देखिए आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन की। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो देखिए हमें करना क्या है, 7/2 मीटर में से 5/3 मीटर को हम सिंपली से घटा देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकलेगा 3 और 2 को लघुत्तम निकलेगा बटे में 6। अब देखिए हम लघुत्तम निकालते, तो देखिए 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 को गुणा कर देंगे हम ऊपर के 7 से, कितना हो जाएगा 14, माइनस का माइनस, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 को गुणा कर देंगे हम ऊपर के 5 से। तो देखिए 5 दूनी 10, 14 में से 3, सॉरी दोस्तों 3 7 यहाँ पर होगा 21, 21 में से 10 कटा देंगे दोस्तों हम यहाँ पर, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला 11/6। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई ये है आपकी, चौड़ाई ये है। तो हम करेंगे क्या, परिमाप निकालने के लिए हम करते क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं। तो देखिए 17/2 गुणित 13/2, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो परिमाप दोस्तों आपका निकलेगा कितना, 30/2 मीटर। यहाँ पर जोड़ने घटाने पर दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, इसका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों हमारा, यहाँ पर ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए, इसे हम सिंपली सो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकलेगा 9, ऊपर हो जाएगा ऋण 4 धन ऋण 4, ऋण 4 धन ऋण हो गया ऋण 4/9। तो देखिए ऋण 4 और ऋण 4 हो गया ऋण 8/9, ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, यहाँ पर हमें इसको सरल करना है। तो देखिए सरल हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 5 15, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा एक बार, 14 से 28 में 14 को हाथ चला आएगा 2 बार। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 1/7 गुणित 2/1 गुणित 1/1। तो देखिए 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है,
तो भाई 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल है। हम करेंगे क्या, 25/6 घंटे में तय की गई दूरी को निकालना। तो देखिए हम करेंगे क्या, 25/6 में 1020 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 1020 में यदि हम 6 का भाग दिए तो देखिए क्या होगा, 6 कम 6 बचा 4, 6 7 42, जीरो का जीरो। 170 में 25 का गुणा कर दीजिए तो दोस्तों आंसर आएगा आपका 4250 किलोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब 9वां क्वेश्चन है हमारा, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लिखा है उसको हम लिखा रहने देते हैं। अब देखिए इन दोनों कोष्टक में से हम क्या कर सकते हैं, 6/5 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर ऋण 3/12 धन 5, ऋण 3/12 धन का धन 5/12। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तम निकल जाएगा 12, ऊपर बचेगा ऋण 3 धन 5। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 3 गया, बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए 12 में 2 का भाग दे देंगे 6 बार, सॉरी 6 कम 6, 6 दूनी 12 है ना, और 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए ऊपर बचेगा 1/5 गुणित 1/1। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका 1/5। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका अपना अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरह सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर तार की लंबाई कितनी दी गई है, 143/2। तो यहाँ पर देखिए हमें 26 टुकड़ों में से बांटना है ना। तो हमें करते क्या है, 143/2 में हम किसका भाग दे देते हैं, 26 का, और बटने में लग जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए यदि हम भाग को गुणे में बदले तो देखिए जो हर वाली संख्या है वह अंश में चल जाएगी, अंश वाली संख्या हर में चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अल्टी पल्टी हो जाएगी, 1 चलेगा ऊपर, 26 चलेगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए 143 एक कम 143, 26 दूनी हो गया 52, भागा लगाने पर दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 सही 39/52 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर खेत का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, 49 सही 4/5 है ना। यहाँ पर हम इसे सरल भी में बदले तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए और इसमें ये जोड़ दीजिए। तो देखिए है ना, यहाँ पर इसमें इसका गुणा करने पर आएगा 245, 245 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 249/5। यहाँ पर हेक्टेयर। तीनों बरा है ना, 3 एक पुत्र है 2 पुत्री है। तो देखिए 3 पुत्र है मतलब कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं। तो देखिए 3 में हम बांटेंगे तो करेंगे हम इसका हम भाग देंगे 3 में, भाग को गुणे में बदल देते थे। तो देखिए 1 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे। 249 में हम 3 का भाग दे तो देखिए यहाँ पर आएगा 83, 83 कम 83, 5 एक कम 5। तो देखिए इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा, क्या 1 सही 2/3 के गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसे हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, 1 सही 2/3 को हम सरल में बदलते। देखिए 3 एक कम 3 और 3 और 2 हो गया 5/3। हम 0.6 को बदल देते हैं इस तरह की सरल भिन्न में। तो देखिए करते क्या है, 6 का 6 लिख दिया बटे में, दशमलव को बन गया 1 और जितने अंक है उतने शून्य लग जाएंगे। तो देखिए 6/10, 2 से भाग दे दिए 2 किया 6, 2 पंचे 10, 5/3 आ गया और 3/5 आ गया है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम है ना, यहाँ पर सिद्ध हो गया कि गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि जो 5/3 है और जो 3/5 है, यदि हम इनका गुणा करेंगे है ना, देखिए 5/3 और 3/5 का यदि आप गुणा कर देंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आएगा, 1 आएगा है ना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दोनों संख्या को गुणा करने पर जो गुणनफल है वह हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया। 13वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त की जाती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कागज जो है इतने बार प्रयुक्त किएगा, एल्यूमिनियम के डब्बे इतने बार प्रयुक्त किए गए है ना, ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो इसका आंसर है यहाँ पर देखिए
कागज की पुनः प्रयुक्त की संख्या कितनी दी गई है? 5/11। ये जो है क्या है? 1/2 से कम है। दूसरा, बड़े से छोटे में हमें यहाँ पर पुनः प्रयुक्त वाली संख्याओं को व्यवस्थित करना। तो देखिए मतलब कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले 3/4, उससे छोटा हो जाएगा 5/8, उससे छोटा 5/11 और सबसे छोटा हो जाएगा 2/5। तो देखिए इस तरह आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए पहला है विद्यार्थी ए और बी की दूरी को अनुपात क्या है, और दूसरा सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हैं। पहले का आंसर आएगा आपका 5/3 और दूसरे का आंसर आएगा आपका सी द्वारा 7/3 किलोमीटर दूरी तय की गई। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्या को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग के बराबर हो। तो देखिए इस तरह आप यहाँ पर इसे सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अध्याय 1 यहाँ पर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 2, जो कि दिया है। अध्याय 2 का नाम है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इनके हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर विकल्प चुनकर, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 बराबर 5 + 2x, ये जो है सही वाला गणितीय कथन समीकरण होगा। सेकंड क्वेश्चन है 3x + 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। इसे हम सिंपली सोल्व कर देंगे। देखिए ये हमें दिया है, करते क्या हम यहाँ पर 3x को 3x से ऋण देते हैं और बराबर में जो 13 है ना, 2 का पक्ष छात्र कर देते हैं हम 13 की तरफ। तो देखिए 2 इधर धन का इधर जाकर फिर ऋण का हो जाएगा। तो देखिए 3x बराबर 13 में से 2 का बचेगा 11। x का मान निकालने पर दोस्तों यहाँ पर 11 जो 3 है वह 11 के बटे में चला जाएगा। तो देखिए x का मान यहाँ पर आ जाएगा 11/3। यही इसका यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। प्रश्न तीसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं। तो देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं एक। चौथा क्वेश्चन है दो संख्या का योग कितना है 16/7। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो संख्या का योग, देखिए पहली संख्या हमें दी गई है 11/7, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं योग बोल रहा है मतलब जोड़ना है। तो देखिए दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, बराबर कितना आ रहा है, दोनों संख्या का योग कितना आ रहा है 16/7। तो हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए जो 11/7 है 16/7 के माइनस में चला आएगा। तो 16 में से 11 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 5। तो दोस्तों 5/7 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा किसी संख्या के 3 गुणों में से 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए किसी संख्या के 3 गुणों में से, मतलब मान लेते हैं हम वह संख्या कौन सी है, x है, उसके 3 गुणों में से यानी कि उसमें 3 का गुणा हो रहा है, कितना प्राप्त होता है में 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है में 15, यानी कि हम धन 15 कर देते हैं, कितना प्राप्त होता है 93 होता है। तो क्या करेंगे हम 3x का 3x से ऋण देंगे और 93 15 का पक्ष कर देंगे दाएं तरफ। तो देखिए ऋण का 15 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम x का मान निकालते, देखिए 93 में से 15 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा। सबसे पहले हम करते हैं 13 में से 5 का कितना बचेगा 8, यहाँ पर 1 चलेगा है तो देखिए बचेगा 8, 8 में 7 का बचेगा 1/3, 7 3 दूनी 6, 3 6 18। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 26। अब देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्नों को हमें हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर हमें इसे हल करना है। सिंपल से क्या दिया है, आपका फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर 5x में से हम x घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 4x बराबर 3 और 2 हो गया 5। x का मान निकालेंगे तो 4 जो है 5 के बट्टे में चले आएगा। तो 5/4 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 भाई किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम कि भाई संख्या कितनी है x है। तो x क्या कह रहा है सवाल, संख्या है x,
को 8 से भाग दे रहे हैं हम, है ना, x में 8 का भाग दे रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, बराबर में ऋण 3 प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल से देखिए ऋण 3 के बटे में 1 होगा, है ना, 13 गुणा कर देंगे, x का गुणा 1 से हो जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा ऋण 3 से। तो देखिए x से कम x बराबर ऋण 3 गुणित 8, तो 3 8 हो गया ऋण का 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमें दिया है कि 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं वह संख्या है 1 है ना। इसे देखिए दोस्तों आप इस तरह सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40, x बराबर 40। इस तरह आप यहाँ पर आंसर को देख सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो देखिए इस तरह आप मान लेंगे कि क्रमागत गुणज क्या है, 10x और 10x धन 1 है। सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा गुणज आपका आ जाएगा 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 हमारा, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका x बराबर 3, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है, इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है, बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया होगा। तो देखिए इस तरह आप सोल्व करेंगे और यहाँ पर आंसर आएगा आपका बढ़ई ने कुल 7 घंटे 30 मिनट कार्य किया है। 12वां क्वेश्चन है, समीकरण हमें यहाँ पर हल करना है। तो देखिए सिंपल से सोल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा z बराबर 27/10। इसके बाद में देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, समीकरण हल कर उत्तर की हमें जांच करना है। तो देखिए इस तरह हम यहाँ पर समीकरण को हल करेंगे और यहाँ पर देखिए आंसर आएगा आपका x बराबर 5/2 और उत्तर की जांच देखिए आप इस तरह यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह आपको सोल्व करना है। 14वां क्वेश्चन है, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 रुपये में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका जाएगा x बराबर 40,000 रुपये, है ना। तीनों ने 40,000 रुपये का योगदान दिया। तो देखिए तीनों ने प्रत्येक प्रत्येक 40,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये धनराशि को योगदान दिया। इस तरह आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। आइए इनके हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बढ़ते हैं सही विकल्प के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। दोस्तों उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री होता है। दूसरा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वे क्या होगा। तो वह होगा आयत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 80 डिग्री, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज एओबी क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पर होगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर छठे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि प्रत्येक भागकोण का माप 60 डिग्री है ना। देखिए यहाँ पर भागकोण की माप कितनी दी गई है, देखिए सभी भागकोण की माप कितनी होती है समबाहुभुज में, 360 डिग्री होती है। प्रत्येक भागकोण की माप दी गई है 60 डिग्री। तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है ना। देखिए तो हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हम ज्ञात करनी है। तो करते क्या है, 360 डिग्री में हम प्रत्येक भागकोण का भाग दे देंगे। तो देखिए 360 डिग्री में 60 का भाग दे दिए तो यहाँ पर आएगा आपका 6, यही इसका राइट आंसर कहलाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी।
अगला है दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है और हमें पता है चतुर्भुज की चारों भाग कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर x दिया है ना, और बाकी तीन को भी हम जोड़ लेते हैं, 90 धन 60 धन 110 बराबर कितना आ रहा है 360। तो तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 260। x का x से ऋण देते हैं, 260 का 75 कर देते हैं दाई तरफ, तो माइनस में चला आएगा और यहाँ पर आपका आंसर आएगा x बराबर 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है 160 डिग्री। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, 360 में हम, है ना, इस तरह देखिए सोल्व करेंगे और भुजाओं की संख्या का यहाँ पर आंसर आएगा 5। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कोण R बराबर कोण P बराबर 80 डिग्री और कोण Q बराबर कोण S बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री। प्रश्न 10वां है, किसी समभुज के बहिष कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं की संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी 10, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह आपको सोल्व करना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू निकली है 20, है ना। y की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर 6 के स्थान पर, तो देखिए आ जाएगा आपका आंसर x बराबर 10 और y बराबर 20। इस तरह आपको सोल्व करना है। प्रश्न 12वां क्वेश्चन है, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी पतंग बनी है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा आपका 80 डिग्री और y का मान आएगा 110 डिग्री। इसके बाद में हमारा देखते हैं 13वां क्वेश्चन, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI बराबर कोण RMI और कोण PMI ज्ञात कीजिए। ये आपका आयत है ना। तो देखिए इस तरह आप उससे सोल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 90 डिग्री कोण, है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो देखिए इस तरह आप तालिका को पूर्ण कर लेंगे। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, समांतर। समांतर इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है अध्याय का 15वां, एक पतंग बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह आप पतंग बना देंगे और बाह्य कोणों की मापों का योग यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, ये आपका अध्याय 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए इसके हम प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण क्या होता है। तो वे होता है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख कहलाता है पाई चार्ट कहलाता है। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, वे कहलाता है चित्रालेख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं। दो आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों वे होगी 1/6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखिए सिक्के को यदि हम उछालते हैं या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, मतलब कि दो प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। चित्त आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी है यहाँ पर 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन आपका ये है और इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला चौथा।
अब यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए दिए गए प्रश्नों को हमें यहाँ पर हल करना है ना। छठा क्वेश्चन हमें दिया है, एक थैली में 5 लाल गेंदे हैं, 3 पीली गेंदे हैं। थैली के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हमें याद करनी है। देखिए घटना के कुल परिणाम कितने हैं, देखिए कुल गेंदे कितनी है, 5 और 3 8 गेंदे हैं। लाल गेंद हमें प्राप्त करने की प्रायिकता याद करनी है। तो देखिए लाल गेंद कितनी है दोस्तों, 5 है ना। देखिए अब प्रायिकता निकालने के लिए हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकालने के लिए हम करेंगे दोस्तों, घटना होने की यानी कि अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, है ना। अनुकूल प्रायिकता कितनी है, मतलब संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों, 5 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। दोनों को भाग दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5/8। 7वां क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, 5 से बड़ी एक संख्या 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अवाज संख्या, चौथा है सम संख्या। देखिए 5 से को फेंकने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों, 6 अंक प्राप्त होती है ना। मतलब कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 6। सबसे पहले हमें याद करना है 5 से बड़ी एक संख्या। दोस्तों 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है, 6। अतः प्राप्त कितनी होगी दोस्तों, देखिए वे होगी 1/6। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 6 है, मतलब कितना अंक है, एक ही अंक है। तो संभव परिणाम कितना होगा, 1 में कुल संभव परिणाम कितना होगा, 6। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, मतलब उससे छोटी संख्या होगी। मतलब क्या होगी, 1 2 3 4, मतलब कितने अंक है दोस्तों, 4 अंक है। तो देखिए यहाँ पर संभव प्रायिकता कितनी है, 4 में कुल संभव प्रायिकता है 6, भाग देने पर तो दोस्तों आ जाएगा 2/3। तीसरा है सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी से आवाज संख्या यहाँ पर दोस्तों होगी 2, और इसकी प्रायिकता निकलेगी आपकी 1/6। सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता निकालना। देखिए सम संख्या कितनी होती है ना, सम संख्या कौन कौन सी होगी यहाँ पर, 2 4 और 6। तो कितने अंक है, 3, तो 3/6, और आंसर आएगा आपका 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। दूसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तीसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। चौथा, बताइए कि ये सत्य है या असत्य है कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की वो है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ये आप सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। दूसरा, किस विषय में किस विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तीसरा, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। चौथा, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर आपका हो जाएगा चारों क्वेश्चन के। 10वां क्वेश्चन है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो देखिए ये आपका दंड आलेख दिया गया है ना। तो इस तरह आपको इसे यहाँ पर सोल्व करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित हमें करना है। तो ये भाषा दी गई है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है ना, हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बोलने वालों की। तो देखिए हमें इसे इस तरह पाई चार्ट में प्रदर्शित यहाँ पर कर देना है। तो इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे। 12वां क्वेश्चन है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखिए और प्रश्न को उत्तर देना। देखिए पैदल 80 विद्यार्थी जाते हैं, साइकिल से 90, कार से 70 और बस से 120। तो हमें पहला बताना है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका सोल्व करने पर 168। कितने विद्यार्थी बस से स्कूल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 224।
इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिए ये आपका दिए गए है ना, 40% सिंचाई जो है नहर से होती है, 17% टैंक से, 25% ट्यूबवेल से और 12% अन्य तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। दूसरा, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तीसरा, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना। देखिए ये इसके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। पहले का 40%, सेकंड का 17%, तीसरे का 25%। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मासिक बचत, यहाँ पर आ जाएगी 2500 रुपए। अब हम यहाँ पर मासिक आय का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 16.6%। यह इसका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी को भरना है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे, है ना। इस तरह हमने यहाँ पर सारणी में आंकड़ों को भर दिया है और इस तरह हमने यहाँ पर पाई चार्ट भी बना दिया। तो दोस्तों इस तरह हमारा यहाँ पर अध्याय 4 यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए इनके सभी प्रश्नों के हम यहाँ पर हल को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है देखिए, 1 से 4 के बीच में कितना गैप है दोस्तों, 3 का गैप है। 3 अंक बाद आया है 4। 4 से 9 में देखिए 4 के 5 अंक बाद आया है 9। 9 के 6 अंक बाद आया है 16। 16 के 7 अंक बाद आया है, सॉरी यहां पर देखिए 1 के 3 अंक बाद आया है 4। 4 के 5 अंक बाद आया है 9। 9 के 7 अंक बाद आया है 16। 16 के 9 अंक बाद आया है 25। यानी कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, अभाज्य संख्या को जोड़ने पर अगली संख्या बनती जा रही है। इसी तरह 25 के 11 अंक बाद आया है 36। तो दोस्तों 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 13 होती है। तो दोस्तों हम 36 में 13 जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 49। सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग की संख्या के इकाई का अंक क्या हो, है ना। मान देखिए क्या कह रहा है, इकाई का अंक क्या हो, 4 हो। मान चलिए 4 है, उसकी वर्ग है ना, हमें उसका वर्ग निकालना। देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 16 इसके इकाई का अंक याद करना। तो दोस्तों इसकी इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 169 का वर्गमूल हमें याद करना है। तो देखिए 169 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पर होगा 13, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए भुजा कितनी है, 6। 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का वर्ग। पांचवा क्वेश्चन है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहां पर करेंगे क्या, हम वर्गाकार कमरा यानी कि दोस्तों क्या आकृति कैसी है, वर्ग के आकार की। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30.25 वर्ग मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हमें दिया है, संख्या 44 का वर्ग बिना वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का हमें वर्ग ज्ञात करना है गुणा किए बिना। तो देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पर,
44 को हम लिख सकते हैं 40 धन 4, तो इसका वर्ग हो गया है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसे हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1936, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसे हल करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम लिखिए करनी में 248 धन 52 और 12 को जोड़ दिए, यहाँ पर आएगा 64, करनी में 64। 64 का वर्गमूल होगा दोस्तों यहाँ पर 8, 248 और 8 होगा 256, 256 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 16। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, पायथागोरस का वर्ग स्थिरांक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो इस तरह दोस्तों आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, आवाज गुणनखंड विधि से हमें इन संख्या को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला है 1296 और 289। देखिए 1296 का हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया है जो कि 836। 289 का वर्गमूल यहाँ पर आएगा 17। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाले 600 के आवाज गुणनखंड और दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 6। 11वां क्वेश्चन है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भाग विधि से 625 का वर्गमूल आएगा आपका 25। 12वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमने देखिए 200 का आवाज गुणनखंड निकाला, फिर उनका एलसीएम निकाला और सबसे इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 2। 13वां क्वेश्चन है, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं का युग्म है कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्या को युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे हाँ, ऐसे युग्म 13 और 31 है। 13 का वर्ग 169 तथा 31 का वर्ग 961 है तथा जो एक दूसरे का है ना, मतलब कि देखिए 12 और 21 दोनों के हम वर्गमूल निकाल, जो उनके जो वर्गमूल निकाल रहा है एक दूसरे के पलट रहे है ना, एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। तो इसी तरह हम लिखते हैं 13 31 है ना। यदि हम दोनों के वर्गमूल निकाले, 13 का वर्ग होता है 169, 31 का वर्ग होता है 961, एक दूसरे के उल्टे हो रहा है, तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या आपकी ये निकल आएगी। अब देखिए इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता चलकर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग के बराबर दूरी तय की। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर इस वीडियो में है ना कक्षा 8वीं गणित एडगेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 1 से 5 तक के देखिए सभी प्रश्नों का हमने उत्तर देख लिया है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।